नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी और जेबीटी कमीशन 2025 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया विषय आंगल सिख युद्ध लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करें आंगल सिख युद्ध की। इससे पहले हमने सिखिज्म को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। तो जब सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए, तो उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद अब कोई भी सिख गुरु अब गुरु नहीं बनेगा, अर्थात मतलब कि अब सिख गुरु नहीं रहेगा, बल्कि सभी लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसको ही गुरु मानेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो जैसे ही अंतिम गुरु से गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जो समा गए, तो उससे पहले उन्होंने क्या दिया था, एक आदेश दे रखा था कि उनके बाद जो है वो कोई भी सिख गुरु आगे नहीं बनेगा, बल्कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही सिख गुरु माना जाएगा। ये बात यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने बोल दी थी। तो इसके बाद एक बंदा बहादुर सिंह आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य उस समय होता था जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो वह शिष्य आगे चलकर बंदा बहादुर सिंह जी के नाम से प्रख्यात हुआ था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दिया था कि उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा। इसीलिए बंदा बहादुर सिंह जी सिखों के एक सेनापति के रूप में सामने आए थे। तो अगर बात करें बंदा बहादुर सिंह जी की, तो बंदा बहादुर सिंह जी का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था, और बंदा बहादुर सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। तो राजौरी या राजौली, हाँ ये राजौरी है। तो राजौरी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था बंदा बहादुर सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इन्हें गुरु बख्श के नाम से गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर सिंह को किस नाम से पुकारते थे, तो याद रखना है, गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे। और इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी क्या नाम देते थे इनको, इनको बोलते थे भाई क्या हम मैं आपको गुरु बख्श के नाम से पुकारूंगा। और इसके साथ साथ बंदा बहादुर सिंह भी अपने आप को क्या कहते थे, गुरु का बंदा, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बंदा बहादुर सिंह पड़ गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए बंदा बहादुर सिंह जी का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था, कि जो पंजाब है वहाँ पे एक सिख राज्य हो, और इन्होंने इसके लिए क्या किया, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो सिख धर्म के किस सेनापति ने पंजाब को एक सिख धर्म स्थापित करने के लिए लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था बंदा बहादुर सिंह के द्वारा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो इसी क्रम में जो बंदा बहादुर सिंह ने जो है प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों को बहुत सारे युद्ध लड़े और इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाई थी। बंदा बहादुर सिंह की बात करें तो इसने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलाए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस सिख सेनापति के द्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए, तो वो चलाए थे भाई बंदा बहादुर सिंह ने। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनकी बात करें तो इन्होंने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। तो जो मुगल फौजदार जो होते थे, उनकी जो सरहिंद के मुगल फौजदार है, इसकी हत्या किसने की, तो बंदा बहादुर ने की थी। क्योंकि भाई जो ये सरहिंद का जो मुगल फौजदार था वजीर खान, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो सिखिज्म की वीडियो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ से सारी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द आपका पेपर भी होने वाला है, जिसके लिए मैं अब लाइव मैराथन यूट्यूब पे हर दिन शाम को शुरू करने वाला हूँ, तो आप उसमें भी ज़रूर जुड़िए। मैं आपको वो यूट्यूब के माध्यम से जो है वो सूचित कर दूंगा। तो इन्होंने सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे वजीर खान की हत्या कर दी, और इन्होंने छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला ले लिया। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे उनको जो ईंटों पे चिनवा दिया था, ठीक है, तो उनका बदला ले लिया था। और शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से ये विख्यात है, जहाँ बंदा बहादुर सिंह ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था। तो ये शाहदरा जो कत्लगढ़ी है, ये ना जो शाहदरा है वो कत्लगढ़ी के नाम से अब प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हजारों मुगल जो है वो मारा गया था। किसने मारा था भाई, ये मारा था आपका किसने, बंदा बहादुर सिंह जी ने।
और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पे 1716 में बंदा बहादुर सिंह को जो है वो गुरदासपुर नागल नामक स्थान पे पकड़ लिया गया और इन्हें भी शहीद कर दिया। तो मुगल बादशाह होते थे फर्रुखसियर, इन्होंने बोला भाई इसको पकड़ो जरा बंदा बहादुर सिंह को। तो 1716 में क्या होता है, बंदा बहादुर सिंह को पकड़ लिया जाता है और इसको पकड़ने के बाद जो है वो गुरदासपुर नांगल नामक जेल में डालकर इनको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। और बंदा बहादुर सिंह जी की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये यहाँ पे 1748 होगा, आप ये बात थोड़ा सा ठीक कर दें। तो आपको ये याद रखना है कि 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पे सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय किया गया। सर ये दल खालसा क्या था? दल खालसा में 12 वो थे, 12 मतलब कि अलग अलग पॉइंट थे, जैसे कि ये 12 लोग हैं, है ना, ये 12 लोग हैं, ये अलग अलग टुकड़ियाँ थी। अगर मैं इन अलग अलग टुकड़ियों की बात करूँ, ये 12 टुकड़ियाँ थी और 12 टुकड़ियाँ जब भी इन सब पे एक एक, पहले तो ये 12 थे लेकिन जब इन पे युद्ध होता था तो ये दल खालसा कहलाते थे। सब लोग 12 के 12 मिल के इकट्ठे होते थे। तो इसको जो है वो क्या कहा जाता था, मैं आपको बताता हूँ। तो याद रखना है, बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो दल खालसा को क्या है, बाद में जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया कि भाई इनको 12 दलों में अलग अलग करो, जिसे क्या कहा गया, मिसल कहा गया। अच्छा, मिसल क्या होता है? तो याद रखना है कि जो सिख धर्म की जो 12 टुकड़ियाँ जिसको जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, प्रशासनिक दृष्टि से इनको बांटा गया था, उनको मिसल कहा जाता है। ठीक है, तो मिसल आप समझ गए होंगे कि मिसल क्या होता है। तो मिसल वो 12 टुकड़ियाँ थी जिसमें जो है वो, जैसे कि आपका आलूवालिया था, आलूवालिया मिसल थी, भांगी मिसल थी, नक्की थी, कन्हैया थी, आपका शुक्र चकिया थी, है ना, ये सारी की सारी क्या है, मिसलें थी। तो ये सभी जो है जब इन पे युद्ध होता था तो 12 की 12 एक साथ आ जाती थी, लेकिन वैसे थी कितनी थी, ये 12 मिसलें थी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना, और सब जो है सब जो है वो क्या कहलाती है, एक नाम दिया था मिसला। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और किसके नेतृत्व में, तो पहल किसकी थी, कर्पूर सिंह की पहल थी कि भाई सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हो, जितनी भी सिख टुकड़ियाँ अलग अलग है इसका एक यूनिट बने जिसका नाम दल खालसा होगा। तो कर्पूर सिंह का नाम आपको याद रखना है। आंगल सिख युद्ध में पढ़ा था सर, इसने क्या है, पहल रखी थी किसकी, दल खालसा की। दल खालसा कितने टुकड़ियों में बटा था, 12 टुकड़ियों में बटा था। और कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, तो बोलेंगे जस्सा सिंह आलूवालिया कर रहा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। अब ये तो बन गया, दल खालसा तो बन गया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह आए और पंजाब में एक सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह। तो पंजाब में जो सिख राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे। देखिए, बात करें, ये सिखों के पहले सार्वभौमिक शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पे अधिकार कर लिया और मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि पंजाब के वो पहले कौन से सार्वभौमिक शासक थे जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पे अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो इनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, इसीलिए इनको पंजाब में सिख राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब रणजीत सिंह की थोड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनका जन्म जो है वो 1780 ईस्वी में हुआ था। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। इनके पिता का नाम महाज सिंह था। और अगर बात करें ये मिसल किस मिसल से आते थे, मैंने बोला था 12 मिसलें होती थी, तो रणजीत सिंह एक शुक्र चकिया मिसल से आते थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 1797 में जो है वो इन्होंने क्या किया था, काबुल के एक शासक होते थे जमान शाह। जमान शाह ने क्या किया था 1797 में, भाई देखो इन्होंने क्या किया, पंजाब पे आक्रमण कर दिया। और रणजीत सिंह की सिख सेना ने क्या है, जमान शाह भाई साहब को हरा दिया, जिसके कारण जमान शाह पराजित हुआ और अब रणजीत सिंह सिखों के प्रमुख नेता बन गए। अच्छा, रणजीत सिंह सिखों के प्रमुख नेता बन गए। रणजीत सिंह ने क्या किया, जमान शाह से 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर उसे वापस दे दिया कि ले भाई तू अपनी तोपें वापस ले ले। और इस सेवा के बदले अब जमान शाह को भी कुछ वापस इनको देना था। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी कि ले भाई तुम लाहौर ले लो, तुमने मेरी 12 तोपें वापस भिजवाई है। तो गिफ्ट के रूप में उनको लाहौर मिल गया। और 1799 में लाहौर पे अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है कि लाहौर को अपनी राजधानी
किसने बनाया? तो लाहौर को जो अपनी राजधानी बनाया था वो 1799 में बनाया था। और किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने लाहौर क्षेत्र का जो विस्तार है दो मतलब कि करा, तो उनकी दो राजधानियां बन गई। एक बन गई उनकी अमृतसर, जो कि उनकी धार्मिक राजधानी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी थी और उनकी राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर थी। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि महाराजा रणजीत सिंह का जब राज्य का विस्तार होता है तो उन्होंने अपनी दो राजधानियां बनाई, एक धार्मिक राजधानी, एक बनाई थी अपनी कौन सी? राजनीतिक राजधानी। धार्मिक राजधानी बनाई उन्होंने अपनी कौन सी? अमृतसर। और राजनीतिक राजधानी बनाई लाहौर। देखिए, जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे, मतलब कि वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी जो है वो भारत के दूसरे क्षेत्रों पे क्या कर रहे थे? अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे। और इसके लिए इन्होंने क्या है, कुछ क्षेत्रों में मतलब कि वो कर भी चुके थे। जैसे कि उन्होंने पलासी और बक्सर के युद्ध की लड़ाई लड़ी। और बंगाल का जो क्षेत्र है वो बंगाल का क्षेत्र जीता उन्होंने पलासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा। और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा इन्होंने मैसूर का क्षेत्र जीता। तो तब अंग्रेजों की नज़र अब सिख साम्राज्य पे भी थी कि भाई सिख साम्राज्य भी फैल रहा है। मतलब कि अंग्रेज धीरे धीरे क्या अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने पहले पलासी बक्सर की लड़ाई लड़ के क्या बंगाल जीता, फिर आंग्ल मैसूर लड़ाइयाँ लड़ी, फिर मैसूर क्षेत्र जीता। अब उनकी नज़र थी महाराजा रणजीत सिंह पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमृतसर की संधि, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाएगी। इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित का संधि होना था। तो तिलसित की संधि कब हुई थी? ये 1807 में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि ये तिलसित की जो संधि है वो सबसे बड़ा कारण माना जाता था भारत में अमृतसर की संधि का। देखिए, अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो ताकि परीक्षा में जाके आपको ये ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्योंकि परीक्षा बहुत अच्छे लेवल की आने वाली है, टीजीटी कमीशन। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक विषय को पढ़ाऊँ, जितना मर्जी कठिन विषय, या आंगल से खुद कहीं नॉर्मल टीचर से आप पढ़िए, जिस मर्जी से पढ़िए। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें इतनी कठिन समझानी है कि आप लोग खुद भी बोल रहे होंगे कि सर बहुत टफ लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसको 2-3 बार सुनोगे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस क्या कर रहे थे कि दोनों मिल गए। उन्होंने क्या कि भारत की जमीन मार्ग के जरिए फ्रांस पर वो क्या है, आक्रमण, मतलब कि दोनों भारत पर जमीन मार्ग के जरिए वो आक्रमण करने वाले थे। मतलब कि क्या हो रहा था, आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध आपस में होते थे भारत में, मतलब कि भारत पे जो अधिकार करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। तो अब इनके बीच होगी तिलसित की संधि फ्रांस और रूस के बीच कि हम भारत में मिल के आक्रमण करेंगे। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने क्या है, पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्ध को जीत लिया था। और भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अच्छा, अधिकार कर लिया तो रूस और फ्रांस जो है इस क्षेत्र को, मतलब कि इस क्षेत्र को लेकर अब क्या थे, चिंतित थे। तब अंग्रेज भी क्या है, रूस और फ्रांस के आक्रमण को लेकर चिंतित थे कि भाई कहीं रूस और फ्रांस ने सच में आक्रमण कर दिया तो सबसे पहले कहाँ से करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह की साइड से करेंगे। और अगर उन्होंने सच में आक्रमण कर लिया तो हमारे लिए क्या है, ये घाटा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियाँ चलाई और ये महाराजा रणजीत सिंह के पास 1807 में संधि के लिए चले गए। इन्होंने बोला कि भाई प्रस्ताव भेजा कि महाराजा रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उसकी हमेशा मदद करेंगे। फिर और अगर अंग्रेजों पर कोई आक्रमण होता है तो महाराजा रणजीत सिंह उसकी मदद करेंगे। मतलब कि इन्होंने आपस में बोला, अगर तो भाई रणजीत सिंह तेरे पे आक्रमण हो गया तो हम तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हम पे अंग्रेजों पे आक्रमण हुआ तो रणजीत सिंह तू हमारी हेल्प करेगा। तो इसके साथ साथ सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पे रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्होंने बोला ये सतलुज नदी है, ये पश्चिमी क्षेत्र है भाई, ये पूर्वी क्षेत्र है, कि पश्चिम में रणजीत सिंह तेरा शासन रहेगा, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और पूर्वी क्षेत्रों पे जो शासन रहेगा वो भाई हमारा अंग्रेजों का रहेगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पे महाराजा रणजीत सिंह आप करोगे और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पे हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब महाराजा रणजीत सिंह भी कोई बच्चे नहीं थे, ये भी तेज थे। इन्होंने इस संधि को स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रख डाली और ये कुछ इस प्रकार से थी। तो याद रखना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि के दौरान 2 शर्तें अंग्रेजों के सामने कौन सी रखी। तो जब भी कभी महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि जब भी कभी अफगानों और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कि अंग्रेज बीच में नहीं आएंगे कि बीच में आ रहे हो भाई अंग्रेज कहीं। और दूसरी बात बोली कि अंग्रेजों को सतलुज नदी का मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा।
है ना। इनने बोला कि ये पूर्वी क्षेत्र उन्होंने अपने लिए माना था, लेकिन ये मालवा वाला क्षेत्र था पूर्वी क्षेत्र। तो लेकिन भाई रणजीत सिंह ने बोला कि सतलुज नदी का जो मालवा क्षेत्र है इसका राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। ये बात यहाँ पे अंग्रेजों के सामने महाराजा रणजीत सिंह ने रख डाली। और तब रणजीत सिंह की ये शर्तें जो है वो अंग्रेज नहीं मानते, क्योंकि उनको मालवा वाला क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को नहीं देना था। तो दोनों पक्षों में यह संधि नहीं हो पाती है 1807 में। और इसके एक वर्ष बाद 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिससे अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देता है। अच्छा, कोशिश तो करते हैं महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि मालवा पे आक्रमण करते हैं 1808 में, लेकिन अंग्रेज उनको सफल होने की कोशिश नहीं करने देते। तब महाराजा रणजीत सिंह को लगता है कि उतना आसानी से मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों से नहीं जीत सकता हूँ। तब रणजीत सिंह ये शर्तें जो है वो नहीं मानते, और जैसे ही उसको ये लगता है कि मैं मालवा क्षेत्र नहीं जीत पा रहा हूँ, तो 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस संधि की बात करूं तो इस संधि में चार्ल्स मेडकॉफ ने अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी की और तरफ से नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि में जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो बोलेंगे भैया चार्ल्स मेडकॉफ साहब ने किया था। और इस संधि में यह तय किया गया कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा, और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर मतलब मालवा वाले क्षेत्र पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई थी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर बात करूं मैं महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के विस्तार की, कि सर इसके साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हुआ, तो ये मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने 1809 में कांगड़ा किले पर विजय की थी, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, और शाह शुजा से कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त किया। तो कश्मीर के जो एक अफगान अमीर थे शाह शुजा, इनसे इन्होंने क्या किया, कोहिनूर का हीरा प्राप्त कर लिया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और 1813 में अटक को जीत लिया, और 1818 में मुल्तान पर विजय पाई। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अटक को कब जीता, तो 1818 में जीता, और क्या है मुल्तान पर विजय भी पाई थी। इसके बाद इन्होंने जो है वो 1819 में अफगान गवर्नर जफर खान और को पराजित कर लिया और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ये एक के बाद एक अपने साम्राज्य का क्या विस्तार कर रहे थे। और 1820-21 में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और लेह को जीत लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और लेह को कब जीता, तो 1820-21 में जीता। और 1832 में पेशावर की विजय इन्होंने की। 1833-34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है। और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए रणजीत सिंह के जो वंशज हैं 1839 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो उनके वंशज में आते वो ज़्यादा मतलब कि कुशल नहीं हो पाते, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, और थोड़े समय के लिए वो शासन कर पाते हैं। रणजीत सिंह के बाद उनके वंशज कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपका खड़क सिंह, ये रणजीत सिंह का ही वंशज था। नवनिहाल सिंह था, चांद कौर था, आपका शेर सिंह था, आपका दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह वही है जिसके पास कोहिनूर का हीरा था, जो कि बाद में अंग्रेजों ने इससे लेके जो है वो कहाँ ले गए, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पहनाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा है, जो कि आज की डेट में भी जो है वो ब्रिटेन की रानी जो विक्टोरिया है वो आज भी पहनती है। देखिए बात करें महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 4-5 वर्ष के भीतर ही सारे शासक आते जाते रहते हैं, मतलब कि अंग्रेज उनको पराजित करते रहते हैं। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों में दलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वो शासक बनते हैं दलीप सिंह, तब उनकी आयु बहुत कम थी, मात्र कितनी थी भाई, 5 वर्ष थी, जिसके कारण वो एक मतलब अल्पवयस्क मतलब शासक के रूप में राजा बनते हैं। अब महाराजा जो रणजीत सिंह थे वो उनका जो ये वंशज था दिलीप सिंह की मतलब कम आयु की वजह से महारानी जो जिंदल कौर है उसको उसका संरक्षिका के रूप में शासन व्यवस्था संभालते हैं। मतलब कि उसका संरक्षण कौन करेगी भाई, उसका संरक्षण करेगी भाई आपकी महारानी जिंदल कौर। तो दिलीप सिंह, पंजाब के राजा जो दिलीप सिंह थे, इनकी कम आयु की वजह से इनकी संरक्षक कौन थी, तो याद रखना महारानी जिंदल कौर थी, और जो उनकी शासन व्यवस्था को संभालती थी, क्योंकि 5 वर्ष का जो बालक होगा उसको क्या ही पता होगा कि क्या संभालना है क्या नहीं। इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन अब चलता रहा।
तो इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने क्या सोचा, उन्होंने भई अपना फ़ायदा देखा कि अभी तो मौका है, जब इनके पास कोई शक्तिशाली शासक नहीं है, कोई शासन कोई एक महिला सँभाल रही है, तो इस क्रम में अंग्रेज़ों ने पहले ही भारत में दूसरे मतलब कि ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था। जिसके बाद वे अब सिख साम्राज्य या लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलुज नदी के पश्चिम में जो लाहौर था, उस पे शासन कर रहे थे। उस पर जो है उस क्षेत्र पर भी अब अंग्रेज़ अधिकार करना चाहते थे। तो इस क्रम में सिखों के गवर्नर, और आपको ये बात याद रखनी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1845 से 1846 के बीच बीच में हुआ। तो याद रखना है, तो उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे लॉर्ड हॉर्डिंग। भाई लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया, लॉर्ड हॉर्डिंग अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलुज नदी की सीमा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाही भेजना जो है वो क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और इस क्रम में कुछ सिपाहियों ने सतलुज नदी को पार कर लिया और वे नदी के पूर्वी भाग में आ गए, क्योंकि वो हमने मतलब कि इससे पहले ऊपर भी जाना था कि अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सिखों के अधीन और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था। तो कुछ जो सिपाही है वो पूर्वी क्षेत्र में चले गए कि भाई आप तो क्या है, पूर्वी क्षेत्रों पे अधिकार पश्चिमी पे भी करना था, तो कुछ सिपाही पूर्वी पे चले गए, कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पे चले गए। तो इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ, जो पहला सिख युद्ध आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और सिखों के बीच जो पहला युद्ध हुआ था, इसके बीच 4 युद्ध हुए। तो पहला हुआ मुद्दकी का युद्ध, जो कि 1845 में हुआ, और चारों के चारों युद्ध में जो हमारी सिख सेना है वो पराजित हो जाती है। दूसरा युद्ध हुआ था वो भी 1845 में, फिरोजपुर का युद्ध। ये भी पहले सिख युद्ध, पहले आंग्ल सिख युद्ध के जो बीच हुआ था। फिर हुआ था अलीवाल का युद्ध। अलीवाल का युद्ध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी दौरान हुआ था। फिर है आपका कौन सा, सुबराव का युद्ध, सुबराव। तो सुबराव का युद्ध 1846 में हुआ था, अलीवाल 1846 में। और इन चारों में सिख सेना पराजित हुई। तो इन चारों ही युद्धों में क्या है, सिख सेना पराजित होती है, और पराजित होने के बाद अंग्रेज अब क्या है, सिखों के ऊपर अपना दबदबा बनाते हैं। और अंग्रेज सबसे पहले लाहौर की संधि करते हैं 9 मार्च 1846 को। जैसे ही अंग्रेज 9 मार्च 1846 को यहाँ पे संधि करते हैं, तो यह संधि अंग्रेजों और दलीप सिंह के बीच हुई, है ना। यहाँ पे बोला कि दलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षकता में राजा स्वीकार किया गया। चल चल ठीक है भाई, तेरा संरक्षण अगर रानी जिंदल सिंह कर रही है तो चलेगा, और लेकिन सतलुज के पूर्वी प्रदेश और जलंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा, कि सतलुज नदी के जो पूर्व के जो प्रदेश है और जलंधर के जो द्वाब क्षेत्र, वहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। और लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़, भाई कितना बड़ा जुर्माना लगाया गया। तो लाहौर की संधि के दौरान लाहौर दरबार पे कितना जुर्माना लगाया गया, 1.5 करोड़ का। भाई सतलुज नदी के पूरा प्रदेश कौन कौन से जो है वो लाहौर संधि के तहत दिए गए, या लाहौर संधि किस किस के बीच हुई, तो बोलेंगे अंग्रेजों और दिलीप सिंह के मध्य हुई। रानी जिंदल को संरक्षक तो स्वीकार किया गया, लेकिन सतलुज नदी के जो पूर्वी प्रदेश और जलंधर के जो द्वाब क्षेत्र थे वो अंग्रेजों का उसमें आधिपत्य होगा। और लाहौर दरबार में 1.5 करोड़, बहुत बड़ी बात थी, 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा दें लाहौर दरबार में। और 50 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ के बदले कश्मीर जो था, कश्मीर के जो गुलाब सिंह के हाथों को बेच दिया गया। तो ये यहाँ पे बोला कि 50 लाख रुपए नगद देना पड़ेगा, और साथ में 1 करोड़ के बदले कश्मीर को क्या है, इन्होंने क्या है, गुलाब सिंह के हाथों में बेच दिया। तो ये भी याद रखना है कि कश्मीर को आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किसको दिया, तो 1 करोड़ के बदले दिया भाई, किसको, गुलाब सिंह के हाथों दे दिया। और सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी, ताकि अंग्रेज बहुत जल्द उनको हरा सके, मार गिरा सके। और लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, कि लाहौर में एक अंग्रेजों का रेजिडेंट होगा। मतलब कि अंग्रेज अपना क्या बना रहे थे भाई, धीरे धीरे दबदबा, रेजिडेंट बना रहे थे, उन पे जुर्माना लगा रहे थे, उनकी सेना को निश्चित कर रहे थे कि भाई इतनी संख्या होगी तुम्हारी, ज़्यादा नहीं होंगे। और अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी भी विदेश की सेना को यहाँ पे जो लाहौर में है वो नहीं रखा जाएगा, मतलब ताकि वो क्या है, विदेशियों की हेल्प ना ले पाए और वो उन पे जो है वो युद्ध ना कर सके। लेकिन अंग्रेज यहीं पर संतुष्ट नहीं होते हैं। लाहौर की संधि के बाद उनको लगता है कि लाहौर की संधि में वो ज़्यादा कुछ सख्त कदम नहीं उठा पाए, तो तत्पश्चात उन्होंने 16 दिसंबर 1846 को एक संधि और की। इन्होंने सिखों को जो है वो 1846 में सिखों ने क्या है, पुनः विद्रोह किया, और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करके दलीप सिंह को पुनः एक संधि कर ली, और रानी जिंदल की संरक्षकता भी समाप्त कर दी, कि अब रानी जिंदल तेरे संरक्षण में नहीं रहेगी। उन्हें 1.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान दिया, कि भाई जो रानी जिंदल है वो रानी जिंदल की संरक्षकता नहीं है, अब 1.5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी रानी जिंदल को। और अंग्रेजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाएगी, जो कि शासन का देखभाल करेगी, कि भाई 8, अब जो दलीप सिंह है ना, रानी जिंदल सिंह, वो नहीं देखेंगे, अब 8 सिख सरदार देखेंगे। ये भैरवाल की संधि में हुआ, जो कि 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च दलीप सिंह देंगे। सीधी सीधी बात करी गई यहाँ पे।
अब इस बात से जो सिख लोग हैं वो भी क्या हो गए, परेशान हो गए कि भाई इन्होंने तो क्या है, हद ही कर दी भाई, कि यहाँ पर तो हद ही कर दी इन्होंने तो, मतलब कि क्या है। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अंग्रेज़ तो क्या है, धीरे धीरे उन पे क्या है, मतलब कि उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, हमारा घातक था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद दो बहुत अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफ़ी नाखुश हो गए थे, क्योंकि इसी क्रम में 1848 में समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर होते थे दीवान मुल्क राज। तो दीवान मुल्क राज जो थे, ये दीवार नहीं है, दीवान मुल्क राज है, दीवान मुल्क राज थे। तो ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मुल्क राज से ज़्यादा और बड़े राजस्व को मांगा, लेकिन परंतु दीवान मुल्क राज ने क्या है, बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता भाई। और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, उसके विरुद्ध जो है वो युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस को अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मुल्कराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला ले लिया, क्योंकि दीवान मुल्कराज उनकी बात को नहीं मान रहा था। उसने तो मना किया, बोले मैं नहीं देने वाला भाई आपको 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और बड़े हुए राजस्व को। तो याद रखना, मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों को इस फैसले को नहीं माना, और वहाँ की प्रजा दीवान मुल्कराज के साथ खड़ी हो जाती कि देखो राजा, हम तेरे साथ खड़े हैं, अगर लॉरेंस तेरे से ज़्यादा मांग रहा है राजस्व तो तू क्यों देगा। और प्रजा वहाँ पे सहयोग करने लगी। तो इसी क्रम में क्या हुआ, अंग्रेजों ने मुल्तान के एक नए सिख गवर्नर, जो कि ब्रिटिश अफसरों के साथ जो है वो ब्रिटिश गवर्नर को ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा, जिनका नाम PR पैट्रिक था। याद रखना है, इनके नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इनके नाम क्या क्या थे। तो नए सिख गवर्नर जो थे, इनका नाम था आपका लेफ्टिनेंट पैट्रिक पैट्रिक वेंस एगन्यू, और एक का नाम था एंडरसन। तो क्या है कि अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर को भेज दिया कि हम तेरे साथ है, ले भाई तेरे को बनाना है नया सिख गवर्नर, जो तो मुल्क राज है उसको हटा देना है, क्योंकि वो तो क्या है, राजस्व ही नहीं दे रहा है, वो तो मना कर रहा है। तो इन्होंने एक नया सिख गवर्नर भेज दिया, जो कि दो ब्रिटिश अफसरों के साथ इन्होंने भेजा, जो कि लेफ्टिनेंट आपका पैट्रिक वेंस एगन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन था। तो मुल्तान की प्रजा द्वारा दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को जान से मार दिया जाता है, और इसके साथ साथ सिख सिपाही भी दीवान मुल्कराज के साथ जुड़ जाते हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छिड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है वो 3 लड़ाइयाँ लड़ी, जो दो दो भेजे थे ना, एंडरसन और वेंस को भेजा था, वो दोनों भाई देखो यहाँ पे हार जाता है, उनको मार दिया जाता है। जैसे वहाँ जाते हैं नए सिख, जो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की जाती है कि ले भाई तू बन वहाँ का गवर्नर। तो यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली होती है रामनगर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। तो रामनगर का युद्ध किस आंग्ल सिख युद्ध के मध्य होता है, तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के मध्य 1848 में, और रामनगर के युद्ध में अंग्रेज विजयी होता है। फिर होता है चिलियांवाला का युद्ध। चिलियांवाला के युद्ध में जो है वो सिख विजय होता है। चिलियांवाला का युद्ध 1849 में होता है। इसके बाद होता है गुजरात नगर का युद्ध। तो गुजरात नगर का युद्ध जो है वो 1849 में होता है, इसमें अंग्रेज विजयी होता है। तो ये तीनों युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिख सेना यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देती है, और अंग्रेजों का सेनापति यहाँ पे जो उस समय कौन होता है, ह्यू गॉफ होता है। तो याद रखना है, जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था, तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ह्यू गॉफ था। और 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि जो सिख राज्य में जो है वो मिला दिया जाता है कि लो भाई, अब सिख धर्म का जो राज्य है वो अंग्रेजी धर्म अंग्रेजों में मिलाया जाए। तो ये 1809 में ऐसा किया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और जो दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह को पेंशन देकर और महारानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया कि भाई ले भाई दिलीप सिंह तू पढ़ाई कर ले, और महाराज रणजीत सिंह तेरे को हम पेंशन देंगे, तुम इंग्लैंड चले जाओ, तुमको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राजा और रानी की तरह तुम्हारी वहाँ पे इज्जत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ाई कर लो। और उनको पढ़ाई के लिए क्या है, बाहर भेज दिया गया। तो इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने जो है वो अधिकार कर लिया था आपके सिख धर्म पे इतना ज़्यादा। बीच बीच में महाराजा रणजीत सिंह आए, बंदा बहादुर सिंह जी ने युद्ध किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अंग्रेज जैसे भी कामयाब हुए, धीरे धीरे कामयाब हुए। आपको भी ये टॉपिक पसंद आया होगा, थोड़ा कठिन टॉपिक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बहुत ईजी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।